हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल इन द स्ट्रेंजर्स। तो हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और इनफैक्ट वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड हाफ ऑफ आवर चैप्टर दैट इज़ अप टू लाइट रिएक्शन। और क्या क्या चीज़ें हमें लाइट रिएक्शन से मिली, व्हाट वर द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, दैट इज़ ऑक्सीजन विच इज़ डिफ्यूज which gets diffused in the environment and assimilatory powers that is ATP and NADPS2। इस assimilatory power यानी ATP और NADPS2 को यूटिलाइज करके अब हम आगे क्या करने वाले हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करवाने वाले हैं। यानी कि अब जो हमारा स्टार्ट होने वाला है यहाँ से इस वीडियो में, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं आगे कई सारे वीडियोस में, वो हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट रिएक्शन के बारे में। यानी बेसिकली फोटोसिंथेसिस को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पहला पार्ट था लाइट रिएक्शन, दूसरा पार्ट था डायरेक्ट रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन को स्टार्ट करते हुए, डायरेक्ट रिएक्शन को हम लोग कई नाम से जानते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक कॉमन नेम है डायरेक्ट रिएक्शन। इसको भी हम लोग समझेंगे कि डायरेक्ट रिएक्शन क्यों बोलते हैं, बाकी क्या क्या बोलते हैं इसको। CO2 फिक्सेशन, जैसा हमें पता है डायरेक्ट रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग CO2 फिक्सेशन करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करा के क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, बायोसिंथेटिक फेज बोलते हैं। बायोसिंथेटिक फेज बोलने का मतलब यहाँ पे किसी चीज़ की बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू सिंथेसिस हो रही है। किसकी सिंथेसिस हो रही है, ग्लूकोज की सिंथेसिस हो रही है। इसे हम लाइट इंडिपेंडेंट फेज बोलते हैं। लाइट रिएक्शन को हम लोग लाइट डिपेंडेंट फेज बोलते हैं क्योंकि वो लाइट पे डिपेंड करता है। डायरेक्ट रिएक्शन को हम लोग लाइट इंडिपेंडेंट फेज बोलते हैं क्योंकि ये लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है। इनफैक्ट किस पे डिपेंड करता है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, दैट इज ATP एंड NADPS2। इसे हम PCR साइकिल बोलते हैं, जिसका मतलब है फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन। PCR साइकिल यानी फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन। ब्लैकमैन्स रिएक्शन बोलते हैं, जिस साइंटिस्ट ने नाम दिया था डायरेक्ट रिएक्शन उनका नाम था ब्लैकमैन, इस वजह से ब्लैकमैन रिएक्शन बोलते हैं। कैल्विन साइकिल बोलते हैं, कैल्विन भी एक साइंटिस्ट का नाम है, मेल्विन कैल्विन, पूरा नाम उनका मेल्विन कैल्विन है। कैल्विन साइकिल पे उन्होंने पूरा डिटेल स्टडी किया था, यानी कि डायरेक्ट रिएक्शन पे पूरा डिटेल स्टडी इन्होंने किया था, इसलिए इसे कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। फिर NCERT में क्वेश्चन पूछा गया है पेज नंबर 215 पे, टॉपिक का नाम है वेयर आर द ATP एंड NADPS2 यूज्ड। इसके सेकंड पैराग्राफ में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कैन वी से दैट calling biosynthetic phase as direct reaction is a misnomer। यानी कि बायोसिंथेटिक फेज यानी कि जिसमें हमारा ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, इस प्रोसेस को डायरेक्ट रिएक्शन बोलना क्या एक मिसनोमर है। मिसनोमर यानी किसी चीज़ का गलत नाम रखना। मिसनोमर यानी किसी चीज़ का गलत नाम रखना, यानी डायरेक्ट रिएक्शन क्या इसका सही नाम रखा गया है या गलत नाम है। तो इसको समझने के लिए अगर एक ग्राफ के थ्रू मैं समझाना चाहूँ, डायरेक्ट रिएक्शन को यानी पूरे रिएक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया लाइट फेज, एक हो गया डायरेक्ट फेज। लाइट फेज का मतलब जब लाइट प्रेजेंट है, डायरेक्ट फेज का मतलब जब लाइट एब्सेंट है। लाइट फेज का मतलब लाइट प्रेजेंट, डायरेक्ट फेज का मतलब लाइट एब्सेंट। तो यहाँ कुछ इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। लाइट फेज में क्या होगा, हमारा लाइट रिएक्शन होगा, क्योंकि लाइट रिएक्शन के लिए हम जानते हैं लाइट एसेंशियल है। इसका मतलब अब डायरेक्ट फेज में, जैसा नाम से समझ आ रहा है, डायरेक्ट रिएक्शन नाम से ऐसा लगता है कि डायरेक्ट में होना चाहिए, यानी सेकंड फेज में होना चाहिए। बट डायरेक्ट रिएक्शन ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट में ही होता है। डायरेक्ट रिएक्शन तब होता है जब उसे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट मिलने स्टार्ट होते हैं, यानी कि जब ATP और NADPS2 से मिलना स्टार्ट करेंगे। लाइट रिएक्शन तो जैसे ही लाइट की अवेलेबिलिटी हुई, लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो गया। लाइट रिएक्शन में क्या बनना स्टार्ट हुआ, ATP और NADPS2। जैसे ही ATP और NADPS2 बनना स्टार्ट होंगे, तब क्या स्टार्ट हो जाएगा हमारा डायरेक्ट रिएक्शन। यानी कि डायरेक्ट रिएक्शन हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, जब थोड़े ATP और NADPS2 बन चुके होंगे, तब हमारा डायरेक्ट रिएक्शन स्टार्ट होगा। कब तक होगा डायरेक्ट रिएक्शन, जब तक ATP और NADPS2 प्रेजेंट होंगे उस कंडीशन में, यानी जब तक ATP और NADPS2 को यूटिलाइज नहीं कर लिया जाएगा पूरे तरीके से, तब तक डायरेक्ट रिएक्शन होगा। इस वजह से डायरेक्ट रिएक्शन को डायरेक्ट रिएक्शन कहना एक मिसनोमर है, यानी कि ये गलत नाम रखा है इसका। इनफैक्ट ये डायरेक्ट रिएक्शन होने का मतलब ये डायरेक्ट में नहीं होता। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये हमारा लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है। फिर हम लाइट रिएक्शन को कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस को इस तरह से समझ सकते हैं कि हम लाइट की अवेलेबिलिटी, लाइट रिएक्शन हुआ। लाइट रिएक्शन कब हुआ होगा, यहाँ पे प्रेजेंट क्या क्या चीज़ें होती हैं, H2O जो इन्वायरमेंट से मिलता है हमें। लाइट की प्रेजेंस में H2O का ब्रेक डाउन होता है, हम जानते हैं इसे क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, यहाँ से O2 मिलता है। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज O2।
साथ ही साथ और क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है यहाँ से, यहाँ पे हमें मिलता है ATP एंड NADPH2। लाइट रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुआ, लाइट के प्रेजेंस में। इन्वायरमेंट से क्या मिला हमें, H2O मिला यानी वाटर मिला, जैसे भी प्लांट एब्जॉर्ब करते होंगे अपने रूट से। ये प्रोसेस कहाँ हुआ लाइट रिएक्शन का, ये हुआ क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेनस पार्ट में यानी ग्रेनल थैलाकॉइड में। प्रोडक्ट में क्या मिला हमें, ऑक्सीजन मिला जो कि इन्वायरमेंट में रिलीज हो गया। साथ ही साथ हमें मिला एसिमिलेटरी पावर जिसे हम बोलते हैं ATP और NADPH2। अब इन ATP और NADPH2 को यूटिलाइज करके हमारा क्या होगा, डायक रिएक्शन या कैल्विन साइकिल। कैल्विन साइकिल में ATP और NADPH2 को यूटिलाइज किया जाएगा। साथ ही साथ इन्वायरमेंट से यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, CO2। इन्वायरमेंट से CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू, और लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट को यूटिलाइज करते हुए यानी ATP और NADPH2 को यूटिलाइज करके क्या करेंगे, CO2 का फिक्सेशन कराएंगे। यहाँ से हमें प्रोडक्ट क्या मिला, शुगर विच इज़ ग्लूकोज। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हुआ, ATP NADPH2 यूटिलाइज हुआ। यूटिलाइजेशन के बाद ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वापस से लाइट रिएक्शन के पास पहुँच जाएंगे और फ्री NADP प्लस भी वापस से लाइट रिएक्शन के पास पहुंच जाएगा। यानी ये हुआ हमारा पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को 2 पार्ट में थे, लाइट रिएक्शन, ये हो गया डायरेक्ट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हुआ। क्या हुआ यहाँ पे, H2 को यूटिलाइजेशन करके यानी H2 का ब्रेक डाउन हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जिसे हम लोग बोलते हैं, ऑक्सीजन रिलीज हो गया। ये प्रोसेस कैसा है हमारा, ये प्रोसेस है हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी H2 का ब्रेक डाउन हुआ, लाइट रिएक्शन हमारा कैसा प्रोसेस था, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस हमारा क्या है, डायरेक्ट रिएक्शन, जहाँ पे लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज किया गया। साथ ही साथ इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट से CO2 को कंज्यूम करके शुगर में कन्वर्ट कर दिया गया। ये प्रोसेस हमारा कैसा हुआ, रिडक्शन प्रोसेस हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, वाटर का यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। आगे हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है जो कि NCERT में दी हुई है। तो फोटोसिंथेसिस पे हमें एक बेसिक नॉलेज मिल चुका था डायरेक्ट रिएक्शन के बारे में कि डायरेक्ट रिएक्शन में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और बनता क्या है प्रोडक्ट हमारे पास, ग्लूकोज। ये रिएक्शन पूरा का पूरा कहाँ हो रहा है, ये रिएक्शन पूरा पूरा क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट के कौन से प्लेस पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के फ्लूइड पार्ट में हो रहा है यानी क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में डायरेक्ट रिएक्शन होता है। बट जब फोटोसिंथेसिस पे रिसर्च चल रहा था यानी डायरेक्ट रिएक्शन पे जब रिसर्च चल रहा था, तब साइंटिस्ट लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा होता है उस टाइम पे पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन रहा है। NCERT में चीज़ें थ्योरी के फॉर्म में दी गई हैं कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है डायरेक्ट रिएक्शन में तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन रहा था। तो इस पर वर्क किया था एक साइंटिस्ट था, उनका नाम था मेल्विन केल्विन। उन्होंने वर्क किया एल्गल फोटोसिंथेसिस पे यानी एल्गे के फोटोसिंथेसिस पे वर्क किया। इन्होंने क्या यूज़ किया, उन्होंने एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उन्होंने यूज़ किया था रेडियो आइसोटोप ऑफ कार्बन 14 यानी कार्बन का रेडियो आइसोटोप यूज़ किया था कार्बन 14 को। आइसोटोप हम जानते हैं ऐसे जिनके सेम एटॉमिक नंबर हो बट एटॉमिक वेट इनका अलग हो। तो यहाँ पे इन्होंने कौन सा एटॉमिक वेट यूज़ किया था, कार्बन 14 यूज़ किया था। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स में जब भी डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा था यानी CO2 फिक्सेशन हो रहा था तो जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा था वो हमारे पास एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा था। इन्होंने ऑब्जर्व किया जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा था वो एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट था। वो क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास 3PGA जिसे हम बोलते 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA। ये हमारे पास बन रहा था फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट एल्गल फोटोसिंथेसिस में। पूरा नाम है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जैसा हमें पता है ग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, यहाँ पे भी 3 कार्बन होगा। 3 यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3rd कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये हमारा हो गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एल्गल फोटोसिंथेसिस में इन्होंने ऑब्जर्व किया, एल्गल फोटोसिंथेसिस में इन्होंने ऑब्जर्व किया 3PGA हमारा क्या था फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। बट कुछ और साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ अलग प्लांट्स में क्या हो रहा था, वहाँ पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट ना होके, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट ना होके इनफैक्ट वो कुछ
प्लांट्स में एक 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं OAA या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। मेल्विन कैल्विन ने क्या ऑब्जर्व किया था कि एल्गीज में से क्या हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन पे पहला स्टेबल प्रोडक्ट हमारे पास 3PGA बन रहा था। कुछ दूसरे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि किसी और प्लांट्स में क्या बन रहा है, एक 4 कार्बन प्रोडक्ट बन रहा है। 4 कार्बन प्रोडक्ट पहला स्टेबल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में बन रहा है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA। इस बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट प्लांट्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट स्टेबल C3 प्लांट और C4 प्लांट्स हम क्यों बोलते हैं, यानी किस बेसिस पे हम C3 बोलते हैं और C4 क्यों बोलते हैं। तो ऐसा इस वजह से हो पाया, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट के बेसिस पे हम प्लांट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज C3 एंड C4। C3 में क्या होता है, पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3PGA बनता है यहाँ पे। C4 में बनता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट होता है, ये एक 4 कार्बन का प्रोडक्ट होता है। इस साइकिल का नाम दिया गया C3 साइकिल, इस साइकिल का नाम दिया गया C4 साइकिल। अभी हम साइकिल के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। यहाँ पे बस साइकिल का नाम हमने जाना, और क्या जाना कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट के बेसिस पे प्लांट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है प्लांट्स की जिसे हम बोलते हैं कैम प्लांट्स। एक और कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं कैम प्लांट्स, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जिसे हम बोलते हैं। ये किस में पाया जाता है, जीरोफिटिक प्लांट्स में। जीरोफिटिक प्लांट्स हम जानते हैं ऐसे प्लांट्स जो वाटर ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी क्या हो, कम हो। इसे पूरा नाम है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेसुलेशियन क्या है, क्रेसुलेशियन एक डाइकॉट की फैमिली होती है, उसी के बेसिस पे इसका नाम रखा गया है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। रटने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें समझ के पढ़ेंगे तो ईजिली हमें पास हमेशा के लिए हमें पता रहेगा ये चीज़ें। C3 क्या था, 3PGA, ये कैसा होता है, एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट होता है जिसे बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये भी याद करने की जरूरत नहीं कि 3 कार्बन का प्रोडक्ट है, क्योंकि हमें पता है ग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं, ये कैसा है 3 कार्बन प्रोडक्ट। C4 प्लांट्स में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये तो आया फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट पे हमने क्या किया, प्लांट्स को डिवाइड किया। फिर और क्वेश्चन साइंटिस्ट के पास ये आया कि पहला कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर कौन है, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन स्टार्ट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करता है कि एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा हो। यानी कि क्वेश्चन ऐसा कुछ है, क्वेश्चन क्या था साइंटिस्ट लोग के सामने कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी किसी चीज़ से ऐड हो रहा है, इसका कोई एक्सेप्टर होगा। अब प्रोडक्ट क्या बन रहा था, एक 3 कार्बन का कोई प्रोडक्ट बन रहा था। जैसे हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन है, यहाँ पे क्या है 3 कार्बन। साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि ये जो प्रोडक्ट होना चाहिए ये कोई 2 कार्बन का प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये कोई 2 कार्बन का प्रोडक्ट होना चाहिए। उससे क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा, मिल के दोनों क्या बना रहे होंगे, एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट बना रहे होंगे 3PGA, जिसे हम C3 साइकिल में यूज़ करेंगे। बट ऐसा नहीं हो रहा था। ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 था वो 2 कार्बन का प्रोडक्ट नहीं था। काफ़ी रिसर्च के बाद पता चला कि ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 था वो एक 5 कार्बन का प्रोडक्ट था, दैट इट वाज अ 5 कार्बन प्रोडक्ट। इसका मतलब ये 5 कार्बन का प्रोडक्ट जब CO2 से रिएक्ट कर रहा था तब हमारे पास क्या बन रहा था, 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा था, विच इज़ 3PGA। जैसा हम देख सकते हैं रिएक्शन यहाँ बैलेंस नहीं है। इस साइड हम देख रहे हैं यहाँ 3 कार्बन है, इस साइड हम देख रहे हैं यहाँ 6 कार्बन है। क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने बोला कि प्रोडक्ट हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट तो हमारा फिक्स्ड है। प्राइमरी प्रोडक्ट क्या है हमारा 3PGA, जो कि 3 कार्बन का प्रोडक्ट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किससे अटैच हो रहा है, एक 5 कार्बन प्रोडक्ट से, लेकिन रिएक्शन क्या है अभी भी बैलेंस नहीं है। एक तरफ 6 कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है। इसका मतलब ये जो 3 कार्बन का प्रोडक्ट बन रहा था इसके ये 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे। अब हो गए रिएक्शन बैलेंस, यानी कि 6 कार्बन इधर है, 6 कार्बन इधर है। इसका मतलब 3PGA जो बन रहा था उसका 2 मॉलिक्यूल बन रहा था।
अब क्या है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्राइमरी एक्सेप्टर क्या मिला, क्या पता चला हमारे पास, एक 5 कार्बन प्रोडक्ट है। इस 5 कार्बन प्रोडक्ट पे आगे चल के रिसर्च हुआ तो पता चला, इसे हम बोलते हैं RUBP, जिसे हम बोलते हैं रिबुलोज बिसफॉस्फेट, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। बिसफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट प्रेजेंट होंगे इसमें। जैसे देख सकते हैं राइबुलोज यानी राइबुलोज आखिरी में क्या है, सफिक्स ऐड है SOE, राइबुलोज। जब भी किसी के सफिक्स में OSE लास्ट में ऐड हो, हमें पता है ये क्या होगा, एक तरह का शुगर होगा, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, हेक्सोज, हेप्टोज, ये सब क्या है, शुगर है। तो ये राइबुलोज भी क्या है, एक शुगर था। बाद में पता चला किस टाइप का शुगर था, ये कीटो शुगर था। राइबुलोज क्या होगा, DNA के स्ट्रक्चर में पढ़ा है, तो वहाँ पे क्या होता है, राइबो शुगर होता है। राइबो शुगर कैसा शुगर था, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो 5 कार्बन का शुगर था। तो राइबोज भी कैसा शुगर है, एक 5 कार्बन का शुगर है, 2 फॉस्फेट हैं। कैसा शुगर है, कीटो शुगर है। राइबुलोज बिसफॉस्फेट किससे कंबाइन होता है, CO2 से कंबाइन होता है। प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल PGA के। ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, ये रिएक्शन होता है रिबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में, रिबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में। ध्यान देना कि रिबिस्को एंजाइम का नाम है, RUBP सबस्ट्रेट का नाम है जो प्राइमरी एक्सेप्टर होता है। क्या देखा हमने यहाँ पे, प्राइमरी एक्सेप्टर CO2 कौन है, RUBP। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, रुबिस्को एंजाइम के बारे में, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, सबसे एबंडेंट एंजाइम होता है इन्वायरमेंट में। बनता क्या है, 3 कार्बन प्रोडक्ट। तो आगे अब हमें पढ़ना है C3 प्लांट, C4 प्लांट्स और कैम प्लांट्स में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम बस यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी यानी शॉर्ट में तीनों के डिफरेंसेस देख लेंगे। आगे हम तीनों के लिए एक अलग अलग वीडियोस बना के डिटेल में C3 प्लांट्स का यानी C3 साइकिल को डिटेल में समझेंगे, डिटेल में C4 साइकिल को समझेंगे, डिटेल में कैम साइकिल को समझेंगे। यहाँ पे क्या करने वाले हम C3 प्लांट्स में एक छोटा सा तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। जैसा हमें पता है C3 प्लांट्स का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, एक 3 कार्बन का प्रोडक्ट होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। कौन एब्जॉर्ब करता है, मेसोफिल सेल से एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किससे कंबाइन होता है, RUBP से। और इनमें क्या होता है फिर, कैल्विन साइकिल होता है। यानी कैल्विन साइकिल के बाद हमारा जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है 3PGA। 3PGA का कई सारे रिएक्शन आगे फर्दर होते हैं। अल्टीमेटली क्या बनता है हमें, ग्लूकोज। C3 प्लांट में क्या होता है, मेसोफिल्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब किया। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़े देर पहले हमने देखा किससे कंबाइन करेगा, एक 5 कार्बन प्रोडक्ट से कंबाइन करेगा, जिसे हम बोलते हैं RUBP, रिबुलोज बिसफॉस्फेट। RUBP से CO2 कंबाइन होने के बाद कौन सी साइकिल चलेगी, यहाँ पे कैल्विन साइकिल चलेगी। कैल्विन साइकिल से हमें मिलेगा क्या, ग्लूकोज मिलेगा, यानी 3PGA मिलेगा। उसका कई सारे रिएक्शन के बाद वो ग्लूकोज बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, RUBP वापस से रिएक्शन में चला जाएगा, किसी दूसरे CO2 से कंबाइन करेगा, वापस से 3PGA बनाएगा। यानी ये साइकिल कंप्लीट चलती रहेगी कहाँ पे, मेसोफिल सेल में। ये हो रहा है C3 प्लांट्स में। C3 प्लांट्स के एग्जांपल हैं वीट और राइस। NCERT में जो एग्जांपल दिया गया है हमें वही सब एग्जांपल हम भी याद यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। देन C4 प्लांट्स में क्या होता है, इसमें एक अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। मेसोफिल सेल्स के साथ ही साथ एक बंडल शीथ सेल भी प्रेजेंट होता है जो मेसोफिल सेल से अटैच होता है। रिएक्शन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ इस तरह से होता है कि प्लांट CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसा हमें पता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट C4 प्लांट्स में क्या होता है, एक 4 कार्बन का प्रोडक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये हमारा फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, यानी CO2 किसी एक 3 कार्बन प्रोडक्ट से यहाँ अटैच हुआ होगा। जैसा यहाँ हमने देखा एक 5 कार्बन प्रोडक्ट से वो अटैच होता है। यहाँ पे 5 कार्बन प्रोडक्ट से अटैच ना होकर एक 3 कार्बन प्रोडक्ट से अटैच होकर क्या बनाया होगा, एक 4 कार्बन प्रोडक्ट बनाया होगा जिसे हम बोलते हैं ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इनफैक्ट वो 3 कार्बन प्रोडक्ट का भी मैं नाम लिखना नहीं चाहूँगा, उसे हम बोलते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। एक 3 कार्बन प्रोडक्ट होता है, CO2 से कंबाइन करके वो क्या बना दिया, एक 4 कार्बन प्रोडक्ट दैट इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहाँ मूव करेगा, ये मूव करेगा मेसोफिल सेल से बंडल शीथ सेल की तरफ। ऐसा क्यों हुआ वो हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, कि डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि रीज़न क्या है कि
ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मीसोफिल सेल से बंडल सेल में गया। अभी हमने बस देखा कि यहाँ से यहाँ गया, मीसो से बंडल में आया, यहाँ पे किस में डिवाइड हुआ, CO2 में डिवाइड हो गया और वापस से जो 3 कार्बन प्रोडक्ट यानी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट यहाँ पे अटैच होगा उसमें वो टूट गया। यानी ये 3 कार्बन प्रोडक्ट वापस से मेसोफिल सेल में आके वापस से किसी दूसरे CO2 से कंबाइन करेगा और जो CO2 अलग हुआ अब उसके साथ क्या होगा, यहाँ पे केल्विन साइकिल चलेगा, यानी फिर से ग्लूकोज मिलेगा। जैसा हमने देखा केल्विन साइकिल वहाँ पे भी चल रहा था, केल्विन साइकिल यहाँ पे भी हो रहा है, यानी CO2 का फिक्सेशन किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, केल्विन साइकिल के प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। ऑक्जेलो एसिड बस बीच में एक इंटरमीडिएट की तरह काम किया, किस चीज़ में हेल्प कराया, मेसोफिल सेल से बंडल सेल्स में हेल्प कराया किसने, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ने। ये प्रोसेस कहाँ हुआ, C4 प्लांट्स में। C4 प्लांट्स का एग्जांपल है मेज, शुगर केन और sorghum। एनसीईआरटीज़ में ये चीज़ें मेंशन की गई एग्जांपल। देन एक डिफरेंट प्लांट, एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट क्लास ये प्लांट्स का जिसे हम बोलते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स। जीरोफिटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट जो वाटर स्कैरसिटी वाली कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं, यानी जहाँ पे वाटर की कमी हो। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कैम प्लांट्स बोलते हैं या क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। क्रेसुलेशियन बोलने का मतलब डाइकॉट की एक फैमिली होती है क्रेसुलेशी फैमिली, उनमें पाया जाता है, इस वजह से क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। इन प्लांट्स में क्या हुआ, कोई बंडल स्टिच सेल यहाँ प्रेजेंट नहीं है, ये दोनों सेल जो बने हैं वो मेसोफिल सेल ही हैं। पहला सेल हमने देखा है मेसोफिल सेल इन नाइट, दूसरा सेल दिखा है मेसोफिल सेल इन डे। जैसा कि हमें पता है ये प्लांट जीरोफिटिक कंडीशन में पाए जाते हैं, यानी डे टाइम में इनका स्टोमेटा क्लोज होता है। डे टाइम में स्टोमेटा क्लोज है, इस वजह से ये क्या करेंगे, CO2 को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। बट नाइट के टाइम पे क्या है, इनका स्टोमेटा ओपन होगा, स्टोमेटा ओपन होगा तो ये क्या करेंगे, CO2 को एब्जॉर्ब करेंगे। CO2 एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे भी एक 4 कार्बन प्रोडक्ट बनेगा जो कि स्टोर होगा वैक्यूल्स में। प्लांट सेल में एक स्पेशल रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं वैक्यूल्स। ऑलमोस्ट प्लांट सेल का 90% एरिया क्या होता है, वैक्यूल ही कवर करता है। वैक्यूल में क्या हुआ, स्टोरेज बॉडी की तरह वैक्यूल काम किया। इसने क्या कराया, 4 कार्बन प्रोडक्ट जो हमारा बना था उसे स्टोर किया, कब, ड्यूरिंग डे टाइम में, सॉरी ड्यूरिंग नाइट टाइम में। अब क्या होगा, जब डे टाइम अवेलेबल होगा तो यहाँ पे होगा वैक्यूल से ये 4 कार्बन प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। ये 4 कार्बन प्रोडक्ट किस में ब्रेक होगा, CO2 और 3 कार्बन प्रोडक्ट में। 3 कार्बन प्रोडक्ट जिससे कंबाइन होकर एक 4 कार्बन प्रोडक्ट बनाया था। ये CO2 में अब क्या होगा, केल्विन साइकिल होगा, यानी वापस से हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं चाहे C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो या C4 प्लांट्स हो, अल्टीमेटली द प्रोसेस थ्रू विच ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड या द प्रोसेस थ्रू विच CO2 इज फिक्स्ड इज केल्विन साइकिल। चाहे C3 प्लांट हो, चाहे C4 प्लांट हो, चाहे कैम प्लांट हो, अल्टीमेटली ग्लूकोज बनने का जो प्रोसेस है वो केल्विन साइकिल के थ्रू ही होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन जो होगा वो केल्विन साइकिल के थ्रू ही होगा। बीच में इंटरमीडिएट्स कुछ और बने यहाँ पे डे टाइम में कुछ और था, नाइट टाइम में कुछ और था, लेकिन जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हुआ ये क्या होगा, हमारा केल्विन साइकिल के थ्रू ही होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। इन चीज़ों को एक बार फिर से देखिए, एनसीईआरटी से पढ़िए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।